नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं की इतिहास का एक नया अध्याय नेशनलिज्म इन यूरोप का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली दिस लेसन इज वेरी बिग and so many things are given in this lesson. So we will complete this lesson in so many parts, and today I have taken few topic from this lesson. First one is the main topic, that is the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो आपकी जो किताब है उसकी शुरुआत इस पाठ के लिए एक चित्र के माध्यम से की गई है। दिस फिगर इज प्रिंटेड एंड प्रिपेयर्ड बाय ए फ्रेंच आर्टिस्ट, दैट इज फ्रेडरिक सारियू। 1848 में एक फ्रांसीसी चित्रकार जिसका नाम फ्रेडरिक सारियू है, उन्होंने ये प्रिंट बनाया, पेंटिंग बनाई 1848 में। फ्रेडरिक सारियू ए फ्रेंच आर्टिस्ट, उनके बारे में, ही प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग। जैसा हमने ये चित्र देखा है, ऐसे ही फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्र की एक सीरीज बनाई थी। पाठ की शुरुआत इस चित्र से की गई है। पूरे लेसन में इस चित्र का जगह जगह यूज होगा। अगर हम इस तस्वीर और इसमें जो व्याख्या आएगी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसको हम अगर आसानी से समझ सके तो पाठ को समझना सरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक सारियू विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेडरिक सारियू ने 1848 में एक ऐसे दुनिया की कल्पना की थी, इमेजिन किया था, जो डेमोक्रेटिक होगा, यानी वहाँ लोकतंत्र होगा। सरकार, शासन की जो व्यवस्था है वो जनता के द्वारा चुन करके आएगी, और सोशल रिपब्लिक होगा, यानी गवर्नमेंट ऐसी होगी जो सोशल होगी, साथ ही साथ रिपब्लिक होगी, यानी हर सरकार का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट फिगर ही शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल। फ्रेडरिक सारियू के द्वारा जो पहली तस्वीर बनाई गई, उसमें उसने दिखाया कि एक पूरी लाइन है, सीरीज है, जिसमें मनुष्य दुनिया भर के, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सब के लोग चले आ रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल पीपल मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। एक्चुअली ये जो लोग हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता की देवी हैं, वहाँ जा रहे हैं लोग और पूजा करने के लिए। दे आर डिसाइडेड टू go to the Statue of Liberty for offering homage. Next one is, in French Revolution it was also showed liberty as a woman. फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने पढ़ा है कि क्रांतिकारियों ने राष्ट्र का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक एक महिला के रूप में चुना था। उसी तरीके से फ्रेडरिक सारियू हैज शोन दैट people are going towards Statue of Liberty to offering their homage to the Statue of Liberty. Next one is, Statue of Liberty has bears torch of the Enlightenment and Charter of Right of Man. We can see that in one hand Statue of Liberty has holded torch of knowledge, and in other hand, दूसरे हाथ में उनके क्या है, राइट ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य के संबंध में जो अधिकार हैं उसका अनाउंसमेंट है। तो दुनिया भर के लोग जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वंदना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उनके पास, उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास क्या है, एक हाथ में
टॉर्च ऑफ नॉलेज एंड दूसरे हाथ में राइट ऑफ ह्यूमंस. वी विल सी दैट ऑन द अर्थ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. तस्वीर की और हम व्याख्या करते हैं कि तस्वीर के नीचे निचले हिस्सों में जमीन पर ये जो टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं वो किसके प्रतीक हैं? फ्रेडरिक सारियू ने जो चित्र बनाया था उस समय फ्रांस और यूरोप के तमाम सारे देशों में जो ऑटोक्रेसी थी, वो जो ऑटोक्रेसी के प्रतीक थे, ऑटोक्रेसी के जो सिंबल थे, वो सब टूटे फूटे बिखरे पड़े हैं. आशय यह है कि फ्रेडरिक सारियू ने 1848 में एक ऐसी दुनिया की इमेजिनेशन की थी कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी, सोशल रिपब्लिक, ह्यूमन राइट्स, टॉर्च ऑफ नॉलेज, राइट ऑफ ह्यूमंस, दीज थिंग्स विल बी इम्पॉर्टेंट. और जितनी भी सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोक्रेसी को बढ़ाती हैं वो सब सारी खत्म हो जाएंगी. इन दिस यूटोपियन peoples are grouped as distinct nation identified through their flags and national costume. हम देख सकते हैं कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से शुरू होकर के जो दूर तक लंबी लाइन है उनकी अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग झंडे हैं उन देश के, और इसके माध्यम से उन राष्ट्र की और उन राष्ट्र के लोगों की हम लोग पहचान कर सकते हैं. और एक शब्द दिया है इस लेसन में, इस टॉपिक में, यूटोपिया ऑफ फ्रेडरिक सारियू. एक्चुअली इसे यूटोपिया या इमेजिनेशन कहा गया कि 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने जिस प्रकार की दुनिया की कल्पना की थी एग्जैक्टली उस समय ऐसा था ही नहीं, लेकिन उसने अपने बुद्धि से, विवेक से या दुनिया में घटने वाली घटनाओं से ऐसा इमेजिन किया कि आने वाले समय में ऑटोक्रेसी खत्म हो जाएगी और केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, सोशल गवर्नमेंट सिस्टम, रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम ही रह पाएंगी. तो इसलिए 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने अपने समय से बहुत दूर की देखी, इसीलिए उनके द्वारा ये जो इमेजिनेशन किया गया उसे यूटोपिया कहा गया. On number 1 USA, on number 2 Switzerland, France is just in front of statue and followed by Germany and others. फिर से एक बार हम लोग तस्वीर की ओर चलेंगे कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग ये जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है वहाँ से आगे निकल गए हैं. ये जो फ्रांस है जिसकी पहचान आप इस नेशनल ट्राई कलर जो नेशनल फ्लैग है उनका उससे कर सकते हैं, ये जस्ट अभी अभी स्टेच्यू के पास पहुंचा है. कहने का आशा ये है कि फ्रेडरिक सारियू ने इस चित्र के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि 1848 तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश राष्ट्र के रूप में एज ए नेशन they have fixed their boundary and they have fixed so many things to the people of that country. और ये जो फ्रांस है ये अभी अभी जस्ट स्टेच्यू के पास पहुंचा है. कहने का आशा ये है कि ये जो लिबर्टी है वो अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में पहले से ही आ गई है 1848 के पहले से ही, और फ्रांस में जस्ट अभी कुछ दिन हुआ है, कुछ वर्ष हुए हैं कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी या आज़ादी आई है फ्रांस में. हम जानते हैं कि अमेरिका की क्रांति 1776 में ही हो गई थी. इसका मतलब ये है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी या लिबर्टी के रूप में अमेरिका में पहले से ही व्यवस्था आ गई थी. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे. At the creation of this painting, German people does not exist as a nation. फ्रांस के बाद जर्मनी है, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है. जर्मनी के बारे में जब फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्र में एक राष्ट्र के रूप में उनको दिखाने की कोशिश की 1848 में, उस समय तक जर्मनी जैसा कोई देश अस्तित्व में ही नहीं था. कहने का आशय ये है
कि घटने वाली घटनाओं के बारे में फ्रेडरिक सारियू ने पहले से ही इमेजिनेशन कर लिया था। क्योंकि उसने इमेजिनेशन किया था, इसीलिए these paintings and the things that are shown in the picture that is known as utopia of फ्रेडरिक सारियू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप टेकन फॉर कलेक्टिव आइडेंटिटी बाय द रिवॉल्यूशन। अगला ऐसा टॉपिक, अगली ऐसी घटना जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया वो थी फ्रांसीसी क्रांति। एग्जैक्टली यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई और वो एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्र का कंसेप्ट ऑफ नेशन पूरा चेंज कर दिया। और क्रांतिकारियों ने क्या ऐसा प्रयास किया जिससे लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, ये हम पढ़ेंगे। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा कि क्रांतिकारियों ने पहले समय की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको चेंज करके क्या किया, द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड ले सितोयेन द सिटीजन, ऐसी व्यवस्था लागू की कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं और सभी क्या हैं, सिटीजन हैं, एज ए नागरिक हैं। न्यू फ्रेंच फ्लैग फिक्स किया गया, ट्राई कलर, जैसा अभी हमने चित्र में देखा। स्टेटस जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली एज एन इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन। आपको याद होगा कि फ्रांस की जो सोशल स्ट्रक्चर था, फ्रांस का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो तीन भाग था उसमें, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोगों से मिलकर के ही स्टेटस जनरल बनती थी और उस स्टेटस जनरल में 300 पीपल फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, नेक्स्ट 300 पीपल फ्रॉम सेकंड स्टेट और 600 पीपल फ्रॉम थर्ड स्टेट, ऐसे आते थे। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था। लेकिन क्रांति जब हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, स्टेटस जनरल का नाम बदल दिया गया। क्या नाम हो गया उसका, दैट इज नोन एज नाउ नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में जो पीपल आते थे वो एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्ट होकर के आते थे। इसके पहले जो स्टेटस जनरल था उसमें यह व्यवस्था हेरिडेटरी या आप ये कहें जो है उत्तराधिकार के रूप में लोगों को प्राप्त थी, तब चुनाव नहीं होता था। तो चुनाव के द्वारा नेशनल असेंबली बनी फ्रांस में, जिसने स्टेटस जनरल का स्थान ले लिया। न्यू हिम्स वेयर कंपोज, नए गीत लिखे गए और वे लोग जो क्रांति में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके लिए प्रेज, प्रार्थना लिखी गई। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया, एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई जो पूरे फ्रांस में एक साथ लागू हुई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड। देश के अंदर, फ्रांस के अंदर अलग अलग जगहों पर जो कस्टम ड्यूटी और टैक्स वगैरह थे वो सब खत्म कर दिए गए। ये तमाम सारे भी पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और आगे पॉइंट्स हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्रांतिकारियों ने देश में नई व्यवस्था के रूप में लागू किया ताकि सब लोग एक समान हो सकें और उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा, गर्व आ सके, जिसे हम राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटेज एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। इसके पहले, फ्रांसीसी क्रांति के पहले, न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के तमाम सारे देशों में ये जो मीटर, किलोग्राम, लीटर, ये जो मेजरिंग सिस्टम है ये सब अलग अलग था और अलग अलग शहरों में अपनी अलग अलग व्यवस्था थी, जिसके कारण व्यापारियों को व्यापार करने में, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, कठिनाई होती थी। तो वो सब सारी चीज़ें हट गई, यूनिफॉर्म सिस्टम लागू हुआ। जैसे आज के समय में यूनिफॉर्म सिस्टम की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इन एवरीवेयर, इन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द whole world also. 1 meter is equal to 100 centimeter, like this. French, as it was spoken and written in Paris, become the language of nation. Local language का importance कम कर दिया गया और फ्रेंच को language of nation फिक्स किया गया ताकि सब लोग फ्रेंच में
काम कर सकें, फ्रेंच को बोल सकें और फ्रेंच को इम्पोर्टेंस दे सकें। सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब स्टार्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ इन यूरोप। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है कि फ्रांस में अनेक क्लबों का निर्माण होने लगा और जो सबसे बड़ा क्लब था वो जैकोबिन क्लब था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जैकोबिन क्लब के नेता जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, उनको फ्रांस में सत्ता मिली, शासन करने का मौका मिला। उसी जैकोबिन क्लब की तरह यूरोप के दूसरे देशों के विभिन्न शहरों में भी जैकोबिन क्लबों का निर्माण होने लगा। फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और ये जो ऊपर हमने जितने सारे पॉइंट पढ़े, इससे हमको पता चलता है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने अनेक सारे चेंज किए क्रांति के बाद, जिससे एक कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ सके। और क्रांति के द्वारा जो कुछ भी हासिल हुआ उसको फ्रांस की सेना ने न केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के बाहर भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिम्मा उठाया। नेपोलियन कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804। हमने पीछे पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्लास 9th में कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर सत्ता में आए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद डायरेक्टरी आई और डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एज ए गवर्नमेंट स्थापित हुआ। तो नेपोलियन ने क्रांति के बाद ये जो नई चीज़ें लागू हुई उसको न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के दूसरे उन देशों में भी स्थापित करने की कोशिश की जहाँ जहाँ नेपोलियन ने जीत हासिल की थी। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे नेपोलियन ने जो चेंज किया उसको नेपोलियन कोड या द सिविल कोड 1804 के नाम से जानते हैं। नेपोलियन ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। Napoleon started introducing many of the reforms that was already introduced in France. नेपोलियन ने उन तमाम सारे बदलावों को उन देशों में लागू करने के लिए जिम्मा उठाया जिसको नेपोलियन ने अपनी सेना के द्वारा जीता हुआ था। It did away with all the privilege based on birth. नंबर 1 क्या है कि नेपोलियन कोड लागू होने से, नेपोलियन सिविल कोड लागू होने से अभी तक जो स्पेशल प्रिविलेज था जो जन्म के आधार पर मिलता था लोगों को, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। नेपोलियन कोड के द्वारा कानून के समक्ष बराबरी, सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान हैं, एक बराबर हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए जो कानून लागू होगा वही कानून सबके लिए लागू होगा। नेक्स्ट वन, सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा है कि जमींदारी व्यवस्था में, लैंडलॉर्ड वाले सिस्टम में जमीन तमाम सारी ऐसी थी जो किसके पास हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास हुआ करती थी। नेपोलियन कोड के द्वारा, सिविल कोड के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई कि आम आदमी भी जमीन का या प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है। दिस कोड वाज इम्प्लीमेंटेड इन रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। नेपोलियन कोड फ्रांस में और फ्रांस ने जहाँ जहाँ अधिकार किया हुआ था, उनकी जहाँ जहाँ कॉलोनी थी वहाँ हर जगह लागू किया। कंटिन्यू करेंगे नेपोलियन कोड। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। नेपोलियन ने किसानों की जो दास प्रथा थी कि वो उनको बेगार करना पड़ता था, जमीन किराए पर लेना पड़ता था, ये सब सारा खत्म कर दिया और अनेक सारे करों से, टैक्स से मुक्ति दिला दी। नेक्स्ट, गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड इन टाउन्स। यूरोप के विभिन्न देशों के विभिन्न शहरों में व्यापारी वर्ग का एक संगठन हुआ करता था, गिल्ड्स, जो व्यापार को कंट्रोल करता था, व्यापारियों को कंट्रोल करता था। व्यापारियों को टैक्स के रूप में गिल्ड्स को भी पेमेंट करना पड़ता था। वो सिस्टम नेपोलियन कोड के द्वारा हट गया, यानी
व्यापारियों के ऊपर से हर तरह का नियंत्रण हटाने की कोशिश की गई नेपोलियन कोड के द्वारा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, आने जाने के लिए जो साधन हैं, सूचनाओं की कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी थे उनको और अच्छा करने की कोशिश की गई ताकि व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों को फ्रांस में और फ्रांस के बाहर जो लागू करने की कोशिश की, क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर नेपोलियन का और नेपोलियन के द्वारा किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार का। इफेक्ट ऑफ नेपोलियन एंड नेपोलियन कोड ऑन द पीपल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। Businessmen began to realize that uniform laws, weight and measure system, and common national currency would facilitate the movement of goods and capital from one region to another. व्यापारी वर्ग जो था उसने महसूस किया कि कानून के समक्ष बराबरी, वेट और मेजरमेंट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम और वन करेंसी एंड वन नेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे व्यापारियों को लाभ होगा, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कैपिटल पूंजी व्यापार में लगाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहूलियत मिलेगी। However, in the area conquered by Napoleon, the reaction was mixed about Napoleon Code. नेपोलियन ने यूरोप के जिन जिन हिस्सों को जीता वहां नेपोलियन कोड स्थापित किया, लेकिन शुरू में यूरोप के तमाम सारे देशों में नेपोलियन को एक्सेप्ट किया, नेपोलियन कोड को लोगों ने एक्सेप्ट किया, नेपोलियन की प्रशंसा की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे या कुछ समय ऐसा भी आया जब नेपोलियन कोड को लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू किया, नापसंद करना शुरू किया। क्यों? 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला है इंक्रीज्ड टैक्सेशन। कुछ कर नेपोलियन ने कम कर दिए, लेकिन कहीं कहीं कर टैक्स बढ़ाना पड़ा ताकि एक बड़ी सेना को भरण पोषण मिल सके, पेमेंट दिया जा सके, उनका रख रखाव किया जा सके, ताकि यूरोप के दूसरे अन्य देशों को जीता जा सके। तो जब टैक्स बढ़ा लोगों ने नापसंद करना शुरू किया। सेंसरशिप, नेपोलियन ने न केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के बाहर उन देशों को जिनको जीता वहां कठोर सेंसरशिप लागू की। यानी नेपोलियन के बारे में, सेना के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में कोई कुछ अपने मुंह से नहीं कह सकता है, ना ही वो समाचार पत्र निकाल सकता है, ना ही कोई मैगजीन निकाल सकता है। उसके लिए पहले से गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज सेंसरशिप। तो ये जो सेंसरशिप थी इसने लोगों का मुंह बंद कर दिया, जिसके कारण लोग नाराज हो गए। तीसरा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू कंक्वेयर द रेस्ट ऑफ यूरोप। नेपोलियन अस्तित्व में आया था सेना के बल पर और वो चाहता था कि यूरोप के दूसरे देशों को भी जीता जाए। इसके लिए वो लगातार इस कोशिश में था कि सेना नेपोलियन की हरदम मजबूत रहे, शक्तिशाली रहे और यूथ, देश का यूथ सेना में भर्ती हो, जिसको लोग नापसंद करने लगे। Remaining lesson we will continue in next part, but I will like to say few things that एक तो ये कि फ्रेडरिक सारियो के द्वारा जो 4 चित्र बनाए गए उसकी जो व्याख्या है, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो यूटोपिया है, इमेजिनेशन है, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को हम पढ़ेंगे, हर जगह उस चीज को पाएंगे। इसलिए एक्सप्लेनेशन ऑफ things shown in that utopia is very important. We have to understand, and we have to understand that French Revolution is a key points by which the nationalism expand in all Europe. Thank you very much.